हमारा जो दूसरा मेथड है वो साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड क्या है, हम इसके स्टेप्स को देखेंगे और उन स्टेप्स को फिर मैं आपके सामने बयान भी करूंगा। सो साइंटिफिक मेथड होता क्या है पहले हम इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हाउ डू साइंटिस्ट नो व्हाट दे नो, हाउ डू साइंटिस्ट नो व्हाट दे नो। यहाँ आपको चंद क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। व्हाई द स्काई ब्लू, कभी आपने गौर किया आसमान को देखते हैं तो क्यों आपको आसमान नीला नजर आता है? हाउ डिड पीपल लिव इन पास्ट, माजी में लोग कैसे रहते थे? बारिश क्यों होती है? जमीन कितनी पुरानी है? ये चंद सवालात हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए, और जब आप इन सवालात के जवाब तक पहुंचते हो तो आप कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड के अंदर से गुजर के इन सवालात के जवाब तलाश कर रहे होते हो। क्यों आसमान नीला है? क्यों जो है वो बारिश होती है? जमीन कितनी पुरानी है? माजी में इस दुनिया में इस जमीन पर लोग कैसे रहा करते थे? सो इसके आंसर जब हम मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें साइंटिफिक मेथड के जरिए से मिलते हैं। वन ऑफ दी मेथड जो है, उसके अलावा भी हैं, देयर आर डिफरेंट वेज के जिनके जरिए से हम जानते हैं। उसके उसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें ट्रेडिशंस हैं, उसमें एक्सपर्ट्स और अथॉरिटीज हैं, उसमें लॉजिक है जो इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक है, और उसमें साइंटिफिक मेथड है। सो ये कई तरीके हैं यहाँ मैंने जिनके जरिए से बयान किया। इवन एक और जो मेथड है जो हमारे लिए बहुत अहम है और हम उसी मेथड पर यकीन करते हैं, दैट इज रेवोल्यूशन। वही जो है वो यहाँ नहीं है, REVOLUTION, रेवोल्यूशन, वही के जरिए से जो इल्म हम तक पहुंचता है। क्योंकि ये तमाम मालूम जो है इधर 2000 पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमने पहले बात की इंडक्टिव में कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो रॉन्ग कंक्लूजन्स, रॉन्ग जनरलाइजेशंस ड्रा हो सकती हैं, ट्रेडिशंस गलत हो सकती हैं, एक्सपर्ट्स और अथॉरिटीज की बात गलत हो सकती है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग और लॉजिक जो है वो गलत हो सकता है, साइंटिफिक मेथड के जरिए से हम गलत थ्योरी पर पहुंच सकते हैं, बट रेवोल्यूशन जो है वो वही के जरिए से जो इल्म पहुंचता है वो हकीकी और सच्चा है, उसके अंदर किसी भी तरह का शक हम नहीं कर सकते। बाकी तमाम मालूम जो हैं, बाकी तमाम सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो हैं, उनके अंदर हम शक कर सकते हैं, उनके जरिए से हासिल किए हुए इल्म को गलत सही कह सकते हैं, बट जो रेवोल्यूशन के जरिए से हैं वो सच्चा इल्म है। बट यहाँ हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या है? दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस साइंटिस्ट यूज टू आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो साइंसदान इस्तेमाल करते हैं, साइंसदान इस्तेमाल करते हुए सवालात के जवाब देते हैं और अपने मसाइल को हल करते हैं। सो ये स्टेप बाय स्टेप जब हम कहते हैं इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो फिर वो कौन से स्टेप्स हैं जो साइंटिफिक मेथड के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं? सो देयर आर 6 स्टेप्स, आपको इसके अलावा भी मिलेंगे, डिफरेंट हैं, कहीं 5 बयान किए हुए हैं, किसी ने 7 बयान किए हुए हैं, किसी ने 8 बयान किए हुए हैं। यहाँ हम 6 स्टेप्स की बात कर रहे हैं, पर वो 5 भी हों, 7 भी हों, 8 भी हों, उनका मतलब एक ही बनेगा, कहीं ना कहीं उनमें मेन चीजें वही होंगी। सो फर्स्ट स्टेप इज द ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज हाइपोथेसिस, थर्ड इज एक्सपेरिमेंट, फोर्थ इज डेटा कलेक्शन, फिफ्थ इज कंक्लूजन एंड सिक्स्थ इज रीटेस्ट। कहीं ना कहीं हमने इंडक्टिव में भी इन चीजों को देखा है, इंडक्टिव के प्रोसेस को। सो ये ऑब्जर्वेशन टू रीसेट हम कैसे जाते हैं, यही एक और भी मैंने आपके सामने बयान किए। स्टेट दी प्रॉब्लम है, मेक ए हाइपोथेसिस है, कंक्लूजन और कंडक्ट दी एक्सपेरिमेंट है, रिकॉर्ड एनालाइज डेटा है, मेक ए कंक्लूजन है, रिपोर्ट फाइंडिंग्स टू अदर्स है सो दैट दे कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट। सो ये 6 एक और तरह से स्टेप्स आपके सामने बयान किए। पहला जो है वो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? यू ऑब्जर्व समथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड using your senses or machines which are basically extension of those senses। आप अपनी सेंसेस को हवासे खमसा को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें आपका विजन है, जिसमें आपका हेयरिंग है, जिसमें आपका टच है, जिसमें आपका टेस्ट है, जिसमें आपका स्मेल है। तो ये पांचों सेंसेस, जैसे कि हम 100% नॉलेज अगर हम कहें तो हम तकरीबन 75% आपके विजन से हासिल करते हैं,
हम 13% जो है वो हेयरिंग से हासिल करते हैं, हम 6% टच से हासिल करते हैं, हम 3% टेस्ट से हासिल करते हैं और हम 3% ही स्मेल से हासिल करते हैं। सो इस तरह से ये टोटल 100% बनता है। 75% फ्रॉम सीइंग विजन, देन 13% हेयरिंग हो गया तो ये 88 हो जाता है, प्लस 6% टच से हो जाए तो ये 94 हो जाता है, प्लस 3% ये स्मेल से है तो ये 97 हो गया, एंड 3% टेस्ट से तो 100% हो जाता है। सो इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन के जरिए से जो 100% हासिल करते हैं अपना इल्म जो है वो सेंसेस के जरिए से है। सो किसी भी चीज को हम देखते हैं और बाकी भी सेंसेस उसमें इस्तेमाल करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन के बाद देन यू स्टेट द प्रॉब्लम, you ask a question about what you observe. So stating the problem or question is said to be the statement of problem, कि जिसके जरिए से आप जो कुछ आप ऑब्जर्व करते हो उसको क्वेश्चन के अंदाज में फिर बयान करते हो, और जब आप बयान कर लिया तो फिर आप उसके ऊपर हाइपोथेसिस डेवलप करते हो, व्हाट इज कॉल्ड एज एन एजुकेटेड गेस, ए प्रेडिक्शन। सो ए सजेस्टेड सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम, जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं दैट इज सेड टू बी एन एजुकेटेड गेस, प्रेडिक्शन की सूरत में भी होता है एक सजेस्टेड सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम के ऊपर। फिर क्यों हम इसको हाइपोथेसिस क्या है, इसकी क्या चीज हमें, क्योंकि ये टेस्टेबल होता है। सो हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज बी टेस्टेबल, मस्ट बी टेस्टेबल। हम मफरूजा बयान करते हैं, जैसे हम अजम्पशन भी कहते हैं, अजम्पशन भी मफरूजा होता है, हाइपोथेसिस भी मफरूजा होता है, बट अजम्पशन जो है वो टेस्टिफाइएबल नहीं होता, वो टेस्टेबल नहीं होता। इसी वजह से हम मफरूजे की जगह पे हम यहाँ पे हाइपोथेसिस का वर्ड यूज करते हैं, विच इज एन एजुकेटेड गेस, विच इज अ प्रेडिक्शन, एंड दैट प्रेडिक्शन हैज टू बी और मस्ट बी टेस्टेबल। यूज इफ देन फॉर्मेट हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। सो वी प्रेडिक्ट दैट इफ वी ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम ए हायर हाइट देन इट विल बाउंस हायर। अगर हम किसी चीज को ऊंची जगह से नीचे गिराएंगे तो फिर वो उसको उतना ही ज्यादा बाउंस भी करना है। सो इफ और देन का इस्तेमाल जो है वो हम हाइपोथेसिस के अंदर कर रहे होते हैं। उसके बाद जब आपने हाइपोथेसिस तैयार कर लिए फिर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो। सो प्रोसीजर है, प्रोसीजर किस चीज का, कि जिसके जरिए से हम टेस्ट को, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सो एक्सपेरिमेंट के अंदर कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटर जो है वो एक फैक्टर को चेंज करता है और फैक्टर को चेंज करके वो ऑब्जर्व करता है या मेजर करता है कि क्या चीज वकूफ पजीर हुई। एक्सपेरिमेंटर जो है वो किसी भी फैक्टर को बदल के देखता है कि कोई चीज भी बदलती है कि नहीं, कोई उसके जरिए से जो रिजल्ट है वो भी कुछ चेंज होते हैं कि नहीं। सो एक्सपेरिमेंटर जो है वो स्पेशल एफर्ट्स जो है वो करता है टू कीप अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जब एक्सपेरिमेंटर को मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल करता है तो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स के अंदर वो बाज दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उनको वो कंट्रोल भी करने की कोशिश करता है, सो दैट कि जो फैक्ट आना है, जो ऑब्जर्वेशन आनी है वो उसी फैक्टर की वजह से आए कि जो उसने चेंज की है, ना कि किसी और फैक्टर की वजह से। सो वो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है सो दैट दे विल नॉट अफेक्ट द आउटकम, और ऐसे काम को, ऐसी एफर्ट को फिर कहते हैं कि वो दूसरे वेरिएबल को कंट्रोल कर रहा है। सो ये एक्सपेरिमेंट के अंदर होगा। सो कंट्रोल का क्या काम है, कंट्रोल्स आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। सो कंट्रोल्स जो हैं वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनको टेस्ट नहीं किया जाता, दे आर नॉट बीइंग टेस्टेड। वेरिएबल कौन से हैं, जहां कंट्रोल है वहां पे दो और बड़े वेरिएबल हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि विच इज एक्चुअली मैनिपुलेटेड, द फैक्टर दैट इज चेंज्ड वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस फैक्टर की वजह से जो मेजर ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। So the factor that is measured or observed is called as
डिपेंडेंट वेरिएबल। जो आप वेरिएबल चेंज करते हो वो इंडिपेंडेंट है, और उस इंडिपेंडेंट की वजह से जो चेंज आती है जिसको आपने ऑब्जर्व करना होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कहलाता है। फॉर एग्जांपल, suppose you want to figure out the fastest route to walk home from school, to walk home from school, घर से आपने स्कूल जाना है, तो घर से स्कूल जाने के लिए देयर आर डिफरेंट रूट, और उसके ऊपर डिफरेंट रूट्स के ऊपर जो है वो टाइम भी होगा, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, एंड यू गेट होम बाय ईच वन। सो सिंस यू आर only interested in finding a route that is the fastest for you, so you will do the walking yourself. So walking yourself जो है ये कंट्रोल है, आप खुद ही जा रहे हो। सो यहाँ पे डिफरेंट रूट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप एक रूट पे जाते हो तो टाइम लगता है, आप रूट बदलते हो तो टाइम भी बदल जाता है। बट रूट बदलने से टाइम जब बदलता है तो उसके लिए जरूरी है कि दूसरी दफा भी आप ही जाओ। एक दफा आप जाते हो, दूसरी दफा आप अपने भाई को भेज देते हो, तो हो सकता है आपका भाई जो है वो सुस्त चलता हो, उसकी स्पीड और हो चलने की, तो क्या होगा, वो भाई कहेगा कि भाई ये फासला कम है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि आपने जो कंट्रोल वेरिएबल था उसको कंट्रोल नहीं किया। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो आप मैनिपुलेट करते हो और उसकी वजह से जो बदल जाए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो तीसरी चीज है वो कंट्रोल है। सो वेरिंग द रूट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इट टेक्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड कीपिंग द सेम वाकर थ्रू आउट मेक द वाकर दैट इज द कंट्रोल वेरिएबल। तो ये तीनों इसमें जो चीजें हैं वो मैंने आपके सामने बयान की। सो दो ग्रुप्स इसके लिए चाहिए होती हैं, एक को हम कंट्रोल कहते हैं और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, और उसके अंदर जो है देयर शुड बी ओनली वन वेरिएबल जो मैनिपुलेट किया जाता है। देन रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? मे बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे, और उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ऑर्गेनाइज किया जाता है चार्ट्स, टेबल्स और ग्राफ्स के अंदर। जो भी आपके पास डेटा आ जाएगा उसको आप चार्ट, ग्राफ और टेबल्स के अंदर करोगे। जब आप कर लोगे, चाहे वो क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव डाटा क्या होगा? यूजली मेड विद आवर सेंसेस, जैसे कलर है, शेप है, फील है, टेस्ट है, साउंड है। Aslam is wearing a blue sweater, the laptop is smooth, dog's fur is shiny। ये सारे के सारा ये क्वालिटेटिव बातें हो रही हैं। वहीं पे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? जो क्वांटिटी के अंदाज में होती है। क्वालिटेटिव डाटा क्वालिटी के अंदाज में है, वहीं पे क्वांटिटेटिव डाटा क्वांटिटी के अंदाज में है। हाउ मैनी की जो बात करेगा, ठीक है, हाउ मैनी, हाउ मच, ऑलवेज हैव ए नंबर। जैसे रूम इज 8 मीटर क्रॉस, Sarah is 141 सेंटीमीटर tall, सनिया weighs 70 किलोग्राम। सो जहां पे न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी वो क्वांटिटेटिव डाटा हो जाएगी। सो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा मैंने आपके सामने बयान किया। यहाँ पे मेक ए लिस्ट ऑफ योर नोट्स ऑफ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव में रेड बुक है, राउंड टायर है, वुडन डेस्क है, मेटल चेयर है, एल्युमिनियम फाइल है, ग्लास स्क्वायर है, रफ बोर्ड है। क्वालिटेटिव में 4 क्वार्टर्स हैं, 6 व्हील्स हैं, या 4 आ गया, 6 आ गया, 24 स्टूडेंट्स आ गया, 5 एटम्स आ गया, 65 डिग्री आ गया, 2 इंटू 4 इंटू 8 आ गया, 2 सिलेंडर्स हैं। सो ये क्वांटिटेटिव डाटे की सूरत में हमारे पास जो है वो आ जाता है। उसके बाद आपने जब कर लिया, एक्सपेरिमेंट हो गया, देन मेक ए कंक्लूजन, द आंसर to the hypothesis based on data obtained from the experiment। The answer to the hypothesis मफरूजे का जवाब है। जवाब कैसे आपने लिया? आपने डेटे से लिया जो आपने एक्सपेरिमेंट के जरिए से हासिल किया। तो इसको हम कहेंगे जो कंक्लूजन तक पहुंचना। और फिर क्या हो जाएगा? रीटेस्ट। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट मस्ट बी रीटेस्टेड। आपने जब एक दफा कर लिया कोई एक्सपेरिमेंट, उसके रिजल्ट्स आपके पास आ गए, तो आपने उन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट अगेन करने हैं ताकि हमें पता चले कि क्या हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो सही हैं या नहीं हैं। सो इसको हम रीटेस्ट कहते हैं।
साइंटिफिक मेथड के अंदर जो ट्रेंड लोग होंगे, दोज हु आर ट्रेंड इन साइंटिफिक मेथड, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, कोपिंग विद नोवेलिटी है, दे आर ट्रेन फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आल्सो, क्यूरियोसिटी उनके अंदर, तजस्सुस बहुत ज्यादा होता है, परसेप्चुअल सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनके अंदर तजस्सुस ज्यादा होता है, इसी वजह से वो ऑब्जर्वेशन को ज्यादा से ज्यादा फिर करने वाले होते हैं। फिर थ्योरी के अंदर वो बिलीव रखते हैं और एक्युमुलेट टेंटेटिव हाइपोथेसिस पर यकीन रखते हैं। इसी तरह से एबिलिटी टू डिफाइन एंड रीडिफाइन प्रॉब्लम, मसाइल को वो फ्रीक्वेंटली बयान करते रहते हैं और फिर उन मसाइल को हल करने की भी कोशिश करते हैं, उन मसाइल को अगेन एंड अगेन डिस्कस करते रहते हैं। सो कॉन्फिडेंट होते हैं, कोपिंग विद नोवेलिटी है, क्यूरियोसिटी वाले हैं, बिलीव इन थ्योरी है, एबिलिटी टू डिफाइन एंड रीडिफाइन प्रॉब्लम्स हैं, फिर एबिलिटी टू सेट गोल्स एंड प्लान्स, मैक्सिमम रिजल्ट्स फॉर एफर्ट्स जो हैं वो करने वाले हैं। जहाँ उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है वहीं पे क्रिएटिविटी नेचर के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, trained and encouraged in creativity, finding ideas through recognition of patterns and irregularities, finding ideas through recognition and arriving at final conclusion, नतीजे तक वो पहुंचते हैं कि किस नतीजे पर के जो सही होता है, and suspending judgment through work and on final conclusion. So training in communication skills हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग जब भी आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपने अपने रिजल्ट्स को फिर बयान करना है। इसी तरह से फेमिलियरिटी है, फेमिलियरिटी विद क्रिएटिव लॉजिक और टेक्निकल मेथड्स के साथ है। फिर इंडिपेंडेंस होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट करता है उसको खुद से आज़ादी होती है, वो खुद से अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको बयान करता है। और फिर एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो है, बेसिक प्रिंसिपल्स और मटेरियल जो हैं, ये एबिलिटी आ जाती है। और फिर अवेयरनेस है, अवेयरनेस ऑफ डेंजर ऑफ बायस एंड प्रेजुडिस इन एनालिसिस, इन चीज़ों से आगाही जो है वो ऐसे कि जो साइंटिफिक मेथड को जानते हैं, जो नहीं जानते वो हमेशा पजल रहते हैं, हाउ टू प्रोसीड, किसी भी काम को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते वक्त वो परेशान हो जाते हैं, पजल अबाउट हाउ टू प्रोसीड। इसी तरह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नेचर में जब पहुंचते हैं तो वो परेशान हो जाएंगे, ओवरलुक अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस कर जाते हैं, टर्न अप मल्टीट्यूड ऑफ इररेलेवेंट आइडियाज। अक्सर जो है वो डाटा जो है जब उनके पास आएगा तो इररेलेवेंट डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। फिर अनफोकस्ड सर्चेज उनकी होती हैं, कंडक्ट अनफोकस्ड सर्चेज जो है, ऑफन वर्क ऑन रॉन्ग प्रॉब्लम्स, उनको समझ नहीं आती कि करना क्या है और कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो बेहतर होगा। फिर टाइम और एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, दाएं बाएं वो जंप करते रहते हैं, एमलेसली उनकी काम होते हैं, जिस वजह से टाइम जो है उनका वेस्ट हो जाता है। नॉट रिकग्नाइज नीड फॉर अ रीजन टू लर्न मेथड्स ऑफ क्रिएटिविटी, फिर मेक फ्यूअर डिस्कवरीज एंड सॉल्व फ्यूअर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्वर उस तरह से नहीं होते, प्रॉब्लम आ जाए तो परेशानी का शिकार हो जाते हैं और दूसरों की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, दूसरों की तरफ भाग के जाना शुरू कर देते हैं और जिस भी नतीजे पर पहुंचेंगे वो 50-50 होते हैं, 50-50 चांस ऑफ करेक्शन। तो 50-50 ही हमेशा वो चलते हैं। एंड ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ अनटेस्टेड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, बाद का ऐसे आइडियाज लेकर चल पड़ते हैं कि मेरा आइडिया जो है वो सबसे बेहतर है और बाद में पता लगता है कि परेशान सबसे वही बैठे हुए, क्योंकि हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। सो अनट्रेन्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेड रिपोर्टिंग, बेहतर तौर पर रिपोर्टिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो उनके रिजल्ट्स हैं उनकी भी नहीं समझ आती कि करना क्या, बयान क्या करना चाह रहे हैं। मेथड्स जो है, साइंटिफिक मेथड के बारे में तो नॉलेज कम होगा ही, इसके अलावा भी बाकी जो जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का भी इल्म नहीं होगा उनको। एंड फ्लो विद टाइड ऑफ अथॉरिटीज, flow with tide of authoritative opinion, lose chance to progress.
अथॉरिटेटिव ओपिनियन के आगे खामोश हो जाएंगे। इसलिए जो आगे बढ़ने का उनके अंदर जज्बा है वो बहुत कम हो जाता है। बी पुअर एट abstracting meat from material read and reach false conclusions, accept biased prejudice reasoning। जो कुछ हम कहते हैं, जो साइंटिफिक मेथड को के अंदर जो ट्रेन लोग हैं, जो कुछ क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं, उनसे ये अपोजिट जितनी भी आप कहेंगे या उनके अपोजिट वर्ड्स जो भी हैं वो ऐसे लोगों के लिए हैं जो साइंटिफिक मेथड में ट्रेन नहीं रखते। क्योंकि सबसे पहला जो कीन ऑब्जर्वर ही नहीं है तो फिर वो कैसे सीखेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। एक तजर्बा जो है वो होता है, एक टीचर जो है मेडिकल का वो एक्सपेरिमेंट करवा रहा होता है, तो टेबल के ऊपर उसने एक डॉग जो है वो रखा हुआ होता है और डॉग के जाज को ओपन करके तो अपनी एक फिंगर जो है वो उसके जा के अंदर वो घुमाता है और फिर उस उंगली को वो चूस लेता है और फिर तमाम क्लास को वो कहता है कि नो रिपीट दिस। तो तमाम बच्चे जो हैं वो आते हैं, वो उस कुत्ते के मुंह में उंगली घुमाते हैं और फिर उस उंगली को चूस लेते हैं और एंड पे वो कहता है वेल स्टूडेंट्स, कीन ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द वे ऑफ लर्निंग। आपको कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए क्योंकि मैंने जो है वो मिडिल फिंगर जो है वो कुत्ते के मुंह में डाली थी, जबकि मैंने चूसी इंडेक्स फिंगर थी, जबकि आप तमाम ने इंडेक्स फिंगर ही कुत्ते के मुंह में डाली है और वही आपने चूस ली है। सो ऑब्जर्वेशन जो है ये आपको कीन ऑब्जर्वर होना जो है ये आपको बहुत ज्यादा तरह के मसाइल से बचा लेता है। ठीक है, जो जब आपके पास ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर आप रॉन्ग जो इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग एब्स्ट्रैक्टिंग की तरफ, रॉन्ग जो है वो रिजल्ट्स की तरफ जो है वो चले जाओगे। सो फॉल्स कंक्लूजन जो है वो आपके पास आ जाएंगे, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने आपके सामने जो बयान किया। सो इसकी थ्योरी एंड लॉ, इसके अंदर कैसे लॉ समराइजेस व्हाट हैपेंस वेयर एज ए थ्योरी इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस। थ्योरी जो है वो बयान करती है कि व्हाई दैट हैपेंस, जबकि लॉ समराइजेस व्हाट हैपेंस। ये थ्योरी और लॉ के दरम्यान में डिफरेंस हम अक्सर देखते भी हैं। थ्योरी एंड लॉ के दरम्यान में थोड़ा सा और डिफरेंस है। ए लॉ इज एन ऑब्जर्वेशन, ए थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। ये अक्सर सवाल भी आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। हम स्टार्ट करते होते हैं इंफॉर्मेशन से कि इंफॉर्मेशन से हम नॉलेज अखज करते हैं, नॉलेज से हम फैक्ट्स निकालते हैं, फैक्ट्स में से थ्योरीज निकलती हैं और थ्योरीज में से लॉ निकलता है। थ्योरी जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है और एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन गलत या सही हो सकती है, बट लॉ इज एन ऑब्जर्वेशन। लॉ इटसेल्फ जो होता है वो गलत नहीं हो सकता, लॉ जो है वो फाइनल हो जाता है। सो लॉ इज एन ऑब्जर्वेशन, ए थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो आप अपने पर्सपेक्टिव में करते हैं, कोई दूसरा दूसरे पर्सपेक्टिव में बयान करता है, बट वो जो ऑब्जर्वेशन होती है वो होती है। सो ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, उस ऑब्जर्वेशन को आपने जब बयान किया तो वो आपने गलत बयान किया। दो लोग जा रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की जा रहे हैं, एक उसको देखता है कि वो कहते हैं कितना अच्छा कपल है, दूसरा कहता है, दूसरा सोचता है कितने प्यारे बहन भाई हैं। सो जा रहे हैं वो दोनों, बट ऑब्जर्व करने वाले ने, किसी ने उसको कपल की सूरत में देख लिया, किसी ने उसको बहन भाई की सूरत में बयान कर दी। सो उसको एक्सप्लेन करना जो है वो गलत हो सकता है, बट ऑब्जर्वेशन इज देयर। थ्योरी रिक्वायर्स एक्सपेरिमेंटेशन अंडर वेरियस कंडीशंस, जबकि लॉ हैज नो सच रिक्वायरमेंट। देन थ्योरी मे बिकम एब्सोल्यूट विद टाइम। थ्योरी वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है, थ्योरी जो है एब्सोल्यूट हो जाती है। एक वक्त पे वो थ्योरी थी बट अब वो थ्योरी जो है वो पुरानी हो गई, अब वो थ्योरी नहीं चलती। सो देयर इज नॉट द केस विद लॉ। लॉ हमेशा रहने वाला है। ए थ्योरी कैन बी, थ्योरी थी कि बच्चे जो है टीचर सेंटर्ड अप्रोच के जरिए से बेहतर पढ़ते हैं, बट पुरानी हो गई, अब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की तरफ आ गए।
So a theory can be replaced with another better theory. However, this never happens with a law. A theory may be strong or weak according to the amount of evidence available. बट लॉ जो होता है वो यूनिवर्सली ऑब्जर्व फैक्ट होता है. थ्योरी के ऊपर हम कह सकते हैं कि डाटा सही नहीं लिया था, जो आपके पार्टिसिपेंट्स थे, जो रिस्पोंडेंट्स थे, वो सही नहीं थे, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था. सो उसके ऊपर एविडेंस के ऊपर हम उसको वीक कह सकते हैं. बट लॉ जो है वो उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती. सो थैंक यू.